नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। आज के वीडियो में हम हरियाणा के लिए जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जो मॉक टेस्ट नंबर 1 था वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपका एग्जाम पास ही है। रिवीजन पर हमारा फोकस रहेगा। 100 प्रश्नों के माध्यम से हम जो है अब लगभग एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट के जरिए करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो मिसलेनियस टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको रिवीजन करने पर ध्यान रखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से है। पूछा गया है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। तो पूछा गया उस नेशनल कांग्रेस सेशन के बारे में जहाँ पर जो है ये आपका जो नेशनल गीत है, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसको गाया गया था। तो देखिए जो आपका सेशन हुआ था ये हुआ था 1896 में। अगर स्थान की बात करूँ तो दरअसल ये कलकत्ता में हुआ था और बेसिकली इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अध्यक्ष रहीमतुल्लाह एम सयानी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो रहीमतुल्लाह एम सयानी होना चाहिए, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर दिए गए हैं, प्रकाशन का स्थान यानी कि प्लेसेस ऑफ पब्लिकेशन दिया हुआ है, इनको आपको मैच करना है। सबसे पहला है आपका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो ये देखिए लंदन से पब्लिश हुआ था और इसके पीछे जो मेन फिगर थी वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसके बाद वंदे मातरम ये पेरिस से पब्लिश होता था और मैडम भीकाजी कामा को आप इससे रिलेट कर सकते हैं। फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर से पब्लिश हुआ था और तारकनाथ दास जो है इससे संबंधित है। तलवार की बात करें तो ये बर्लिन से पब्लिश हुआ था और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो है इससे संबंधित थे। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सूटेबल है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। राइट, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। सही विकल्प का आपको चयन करना है। कुछ राजवंश और उनकी राजधानियां दी गई है, इनके आपकी डेंसिटीज हैं और उनके कैपिटल्स हैं, आपको सही मैच करना है। कर्ण राजवंश की बात करें तो उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र मैच हो जाएगी। कुषाण राजवंश इंपॉर्टेंट है, पुरुषपुर हो जाएगा। पांड्य राजवंश तो मदुरै हो जाएगा। पल्लव राजवंश तो कांचीपुरम हो जाएगा। राइट, यहाँ पे सही विकल्प पूछा गया है तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन अगेन देखिए राजवंश डायनेस्टीज पूछी हुई है और संस्थापक उनके फाउंडर पूछे गए हैं। तो राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? दंतेदुर्ग ने, आसान है, आपको याद होना चाहिए। कदम्ब राजवंश की स्थापना देखिए मयूर शर्मा ने की थी। करकोटा राजवंश जो है इसके थे दुर्लभ वर्धन। ठीक है, और उत्पल राजवंश के जो थे अवंती वर्मन थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो 3, 4, 2 एंड 1। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है कौन सा मंदिर शाक्त संप्रदाय से संबंधित एक प्रमुख मंदिर है? मीजर टेम्पल के बारे में पूछा है जो कि शाक्त सेक्ट है उससे संबंधित हो। तो देखिए जो जगन्नाथ मंदिर है पूरी उड़ीसा में, देखिए ये वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में वैष्णव धर्म से संबंधित है और द्वारिकाधीश भी द्वारिका गुजरात में वैष्णव जो आपका धर्म है उसी से संबंधित है। लेकिन 64 योगिनी का मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है ये देखिए शाक्त संप्रदाय से संबंधित एक प्रमुख मंदिर माना जाता है। काफ़ी फेमस है टूरिज्म के लिए भी और बहुत सारे जो डिवोटीज हैं वो यहाँ पर जाते रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। राइट, इसके बाद 6th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है पूछा है, यानी कि नॉट करेक्ट मैच पूछा गया है। कुछ नदियाँ दी गई हैं और वो नदियाँ किस पुरातात्विक स्थल, किस आर्कियोलॉजिकल साइट से बिलोंग करती थी, ये आपसे पूछा हुआ है। तो काली सिंधु नदी जो है इसका आना चाहिए कायथा। जो आपकी वित्रवती नदी है उसका आना चाहिए अवंती। एंड जो कोठारी बनास नदी है उसका होगा बागोर। और जो बेसिकली कुशीनगर है इसका शिप्रा नदी नहीं है। बेसिकली जो आपकी हिरण्यवती नदी थी
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हिरण्यवती नदी से ये संबंधित है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। पूछा गया है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। कुछ सिटी दी गई हैं, उनके फाउंडर संस्थापक दिए गए हैं, आपको बताना है। तो राजगृह की स्थापना देखिए किसने की थी, तो बिंबिसार ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना आसान है, उद्यन ने की थी। वातापी तो देखिए पुलकेशिन प्रथम ने, और परिहासपुर की बात करें तो ललितादित्य ने की थी। अब देखिए यहाँ पे पेयर वाइज पूछा गया है, यानी कि एक पेयर ठीक है या फिर केवल 2 पेयर ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 पेयर ठीक है, 2 पेयर जो है आपस में इंटरचेंज करके गलत कर दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, 2 जोड़े हमारे ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा है किसने पुरातात्विक स्थल पय्यमपल्ली का उत्खनन किया था, यानी कि एक आर्कोलॉजिकल साइट है पय्यमपल्ली, उसका एग्जीक्यूशन किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सोच के बताइए कि किसने किया होगा इसका। तो जी हाँ, सी इसका आंसर है, SR राव। देखिए बालाथल जो है उसका आप कह सकते हैं VN मिश्रा है। पिकली हल जो है उसका FR ऑल्चिन है। पय्यमपल्ली का मैंने अभी बताया SR राव आएगा, और मेहरगढ़ जो है वो JF जेरिस हो जाएंगे। राइट, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा विकल्प नॉट करेक्टली मैच्ड है, ये आपसे पूछा गया है। तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद देखिए उदय सुंदरी कथा, तो ये नागभट्ट ने नहीं बल्कि शोडल देखिए इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आपका विदशाल भंजिका है, तो राजशेखर, ये भी ठीक है। और विशुद्धिमग तो बुद्धघोष, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका आंसर शोडल है। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। रिद्धपुर ताम्र अभिलेख और पूना ताम्र अभिलेख, यानी कि 2 इंस्क्रिप्शंस हैं। एक आपका है रिद्धपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन, दूसरा है पूना कॉपर इंस्क्रिप्शन। ये बेसिकली किस राजवंश से संबंधित है, ये आपको बताना है। देखिए दोनों ही ताम्र अभिलेख जो हैं वो रानी पद्मावती जो थी उनके गुप्त दान से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और बेसिकली जो पूना ताम्र लेख है वो 13वें साल में जारी किया गया था, और जिसका जो लेखक था वो चक्रदास था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि पूना ताम्र लेख जो है उसके साथ एक और नाम आता है जो कि है चक्रदास। ठीक है, और रानी प्रभावती कौन से वंश से संबंधित थी, तो वाकाटक राजवंश से ही संबंधित थी, ये हमें पता है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ आपको देखिए वर्ष दिए हुए हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। यूनाइटेड नेशन देखिए कुछ वर्षों की घोषणा करता है, कोई ईयर होता है उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इस पर्टिकुलर थीम के लिए डेडिकेटेड इस ईयर को सेलिब्रेट करेंगे, तो वही यहाँ पर बताया हुआ है। तो देखिए जो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो है आपका 2023। ठीक है, बाजरे का कौन सा है, 2023 है। कांच का कौन सा है, तो कांच का देखिए 2022 है, यानी कि जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास है वो 2022 है। इसके बाद कैमलेट्स का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ये हो जाएगा आपका 2024। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो 2nd, 1st एंड 3rd जो है आपका आंसर होना चाहिए, यानी कि सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो बाजरा वाला इंटरनेशनल ईयर है 2023 वाला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रख लीजिएगा। बात करते हैं 12वें प्रश्न की। पूछा गया है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ये तो है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये बेसिकली बॉन जर्मनी अगेन। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो लंदन यूनाइटेड किंगडम, और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन तो ये मॉन्ट्रियल आपका कहाँ है, कनाडा में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, ये बॉन जर्मनी से रिलेटेड है, तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। राइट, बात करते हैं आपके 13वें प्रश्न की। पूछ रहा है बैंक की सुरक्षा के लेन देन की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था, यानी कि पूछ रहा है कि जो बैंक की सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन की इन्वेस्टिगेशन से संबंधित एक कमेटी थी उसका नाम आपको बताना है, तो वो थे जानकी रमन समिति, तो उसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14वें प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण दिवस जनवरी महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं टीकाकरण जो है वो 16 मार्च को होता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को होता है, और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है।
हमारा फोकस का जो केंद्र है वो है जनवरी, और ये हमारा हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस। इसी को बस याद कीजिएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि कुछ विकल्प दिए गए हैं, कौन सा मैच नहीं करता है वो बताइए। तो जो साजिबू चेरोबा है ये एक मणिपुरी नववर्ष है, एक मणिपुरी न्यू ईयर है, सही बात है। फिर उसके बाद विशु की बात करें तो ये केरल का एक नया साल है, ठीक है। उगादी की अगर बात की जाए तो ये तेलुगु का नया साल है। और मोनपा जो है वो तिब्बती नववर्ष, ये नहीं है, क्योंकि जो तिब्बती नववर्ष है वो दरअसल लोसार है, हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डी ही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर। 16वें प्रश्न में आपको सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर देखिए कुछ डांस दिए गए हैं, कुछ क्लासिकल डांस हैं, और उनके सामने उस डांस से संबंधित एक फेमस पर्सनैलिटी का नेम दिया हुआ है। आपको क्या है, सही मैच करना है। तो देखिए भरतनाट्यम ये कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से, और ये देखिए रुक्मिणी देवी अरुणडेल से मैच हो जाएगा। इसके बाद अब बात आती है कथक, जो कि उत्तर भारत से संबंधित है, ये सितारा देवी से रिलेट है। कथकली की बात करें तो आपको याद होगा ये केरल से संबंधित है, और कलामंडल गोपी इसका आंसर हो जाएगा। और मोहिनी अट्टम केरल की बात करें तो ये देखिए पल्लवी कृष्णन का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो क्लासिकल डांसेस हैं वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनसे संबंधित कौन एक फेमस व्यक्तित्व है, इनका नाम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन देखते हैं। इस बार कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है, ये आपसे पूछा हुआ है। लोक नृत्य और राज्य पूछे गए, इनके फ्लोक डांसेस हैं वो किस स्टेट से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। रऊफ देखिए जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। जबरों की बात करें तो ये लद्दाख से संबंधित है। पुंग चौलोम की बात की जाए तो ये मणिपुर से संबंधित है। और ओट्टम थुलाल जो है ये तमिलनाडु से नहीं बल्कि ये केरल से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो डी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, सही विकल्प का आपको देखिए चयन करना है। यहाँ पर संगीत गायन शैली दी हुई है, यानी कि जो जॉनर ऑफ आपका म्यूजिक है वो दिया हुआ है, और उससे संबंधित आपसे जो कोई सिंगर है उनका नाम पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहला कौन सा है, हिंदुस्तानी संगीत शैली। तो इनकी जो गायिका है वो दरअसल हीराबाई बड़ौदेकर हैं, तो ये इससे रिलेट हो जाएगा। कर्नाटक संगीत शैली के गायक की बात करें तो MS सुब्बुलक्ष्मी, बहुत फेमस, ठीक है, ये तो पता ही होगा, इनसे मैच हो जाएगा। गजल गायक के लिए फेमस है मल्लिका पुखराज, ठीक है। और पंडवानी जो संगीत शैली है पूनाराम निषाद इससे रिलेटेड हो जाएंगे। तो सही विकल्प हमारा बी है, तो बी इज द राइट आंसर। 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है कौन सा लोकगीत एक से अधिक राज्यों में प्रचलित है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या है, कुछ फ्लोक सॉन्ग्स दिए गए हैं जो कि मोर देन वन स्टेट में प्रिविलेंट है। तो देखिए जो बुर्रा कथा है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों से संबंधित है। 10 कठिया तो उड़ीसा से संबंधित है, पंखीड़ा राजस्थान से संबंधित है, और साना लोमा मणिपुर से संबंधित है। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि बुर्रा कथा, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों उसका आंसर हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन में पूछा गया है कौन जो है विख्यात वायलिन वादक हैं, जो आपके वायलिनिस्ट हैं, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। तो जो आपके वायलिनिस्ट हैं बहुत फेमस वाले, इन 4 नेम में से वो कौन से हैं ये आपको बताना है। तो लालगुड़ी जयरामन इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा सही सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए विद्रोह का केंद्र और उसके नेता बताए गए हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए दिल्ली में जनरल बख्त खां, ठीक है, बरेली में खान बहादुर थे, बिहार में कुंवर सिंह थे, हरियाणा में राव तुला राम थे, और मेरठ में कदम सिंह थे, राइट। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में कौन थे, जनरल बख्त खां थे, ठीक बात है। 22वें प्रश्न की बात करते हैं। किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपत्तनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था तो मद्रास की संधि साइन हुई थी। जब आपका सेकंड जो है इंडो मैसूर वॉर हुआ था तो मैंगलोर की संधि साइन हुई थी। तीसरे वाले में श्रीरंगपत्तनम की संधि साइन हुई थी, और फोर्थ वाले में मैसूर पर जो ब्रिटिश सेना थी उसने फाइनली विजय प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ पे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ जो है संध्या यानी कि कुछ आप कह सकते हैं ट्रिटीज जो हैं वो दी हुई है, इनको आपने कालक्रॉनमिक ऑर्डर यानी कि जो आपका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसमें लगाना है। तो इसका मतलब हमें इन संधियों के थोड़े से ईयर पता होने चाहिए। तो सूरत की संधि देखिए 1775, ठीक बात है। उसके बाद पुरंदर की संधि तो आपका 1776,
इसके बाद सालबाई की संधि तो याद ही होगा 1782, राइट। और बसिन की संधि की बात करें या बेसिन जिसको बोल देते हैं तो ये 1802, राइट। अब यहाँ से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए तो आपका पहले आना चाहिए थर्ड, फिर आना चाहिए सेकंड, देन फर्स्ट एंड देन फोर्थ। तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ ये कहाँ पे है? सी में दिया हुआ है, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 24 की बात करते हैं, सही विकल्प का चयन आपको करना है। देखिए बंगाल का जो मिदनापुर जिला था वो चुआर विद्रोह से प्रभावित था, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है श्यामगंजन, दुर्जन सिंह और माधव सिंह, ये चुआर विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे, महत्वपूर्ण लीडर थे। तो ये देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, याद कर लीजिएगा, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। 25 क्वेश्चन, कौन सा नेता जस्टिस पार्टी मूवमेंट से संबंधित नहीं था? देखिए जस्टिस पार्टी जो आंदोलन चला ये मद्रास में चला 1916 के आसपास। इस आंदोलन के जो प्रमुख लीडर थे उनके नाम है जैसे टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी और सी.एन. मुदालियार, ठीक है। तो इसका मतलब तीनों ही संबंधित थे, तो इसका मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन की बात करते हैं, गुप्त साम्राज्य के दौरान घुड़सवार सेना के नियंत्रक के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? यानी कि कोई ऑफिसर होता होगा जो आपका काल्वरी होती थी उसको कंट्रोल करता था, ठीक है, तो उसका नाम इन्होंने पूछा गया है। तो देखिए जो बेसिकली कमांडर इन चीफ होता था, ठीक है, वो तो उसको बोला जाता था महाबलाधिकृत, ठीक है। जो महादंड नायक होता था, चीफ जस्टिस जो होता था आपका, वो होता था मुख्य न्यायाधीश। महाप्रतिहार जो है शाही महल का रख रखाव करता था। और महाश्पति नाम में पता चला है, संधि विच्छेद कर लीजिए, महा प्लस अश्वपति है ना, अश्व मतलब घोड़ा, तो ये घुड़सवार सेना के नियंत्रक होते थे। तो आंसर नहीं भी पता हो तो एटिमोलॉजी से भी देखिए आंसर निकल सकता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। 27 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के बारे में कुछ आपको बताया हुआ है, आपको सही मिलान जो है इनका करना है। हरिसेन तो कविता से संबंधित हो जाएंगे, पोएट थे। वरामेर की बात करें तो ज्योतिष से संबंधित हो जाएंगे। वरुचि व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और बेतालगढ़ जादू से संबंधित थे। तो अब इनको अगर सही मैच करेंगे तो देखिए पहले के जगह आना चाहिए फोर्थ, सेकंड का सेकंड आएगा और सी का आपका फर्स्ट आ जाएगा और जो डी है आपका थर्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा ए आंसर, राइट। चलिए 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ आपको विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपको जो है सही विकल्प का चयन करना है, ठीक बात है। तो जो कौटिल्य अर्थशास्त्र था उसमें दरअसल कुछ अध्यक्षों के बारे में वर्णन किया गया था कि कौन कहाँ का अध्यक्ष बेसिकली होता था, तो वही आपसे पूछा हुआ है। तो बात करते हैं वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, ये बेसिकली पण्याध्यक्ष होता था नाम इसका, ठीक है। बूचड़ खाने के अध्यक्ष का नाम क्या होता था? तो ये शून्याध्यक्ष होता था, ठीक है। जुआ विभाग तो द्वितीयाध्यक्ष होगा, द्यूत मतलब जुआ, ये तो उससे भी निकल सकता है, गैम्बलिंग मतलब, है ना। फिर कुन्याध्यक्ष जो है वन से आपका संबंधित था, ठीक बात है। तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा है? तो सी आपका सही विकल्प है। 29 क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको जो है वैदिक काल, इस बार पहले मौर्य पूछा था, इस बार वैदिक पूछ लिया है, बीच में गुप्त पूछा था, तो ध्यान रखा कीजिए कौन से काल से संबंधित प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। तो गलत विकल्प आपको बता रहा है। अगेन यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स हैं और उनके डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, तो इनके बारे में आपको जो है गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला आपका है भागधुधा, ये देखिए राजस्व समाहर्ता, ठीक बात है। जीवागृभा तो ये पुलिस अधिकारी, ठीक बात है। व्रजपति तो देखिए व्रजपति चारागाह भूमि का प्रभारी होता था, ये वाला क्या है? गलत हो जाएगा, ठीक है, चारागाह भूमि का प्रभारी होता था। अक्षवापा तो अक्षवापा लेखपाल से रिलेटेड है, तो सी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है दिल्ली सल्तनत से संबंधित एक तथ्य, ठीक है। इस बार किस कॉल का आपको ध्यान रखना है? दिल्ली सल्तनत को। कह रहा है कि राज्य समाचार एजेंसी के प्रमुख के लिए, किसके लिए? जो आपका हेड ऑफ स्टेट न्यूज एजेंसी है उसके लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? तो दाहिर ए मुमालिक, ये कौन होता था? शाही पत्राचार का प्रमुख। किसका? शाही पत्राचार का, यानी कि जो आपका रॉयल कॉरेस्पोंडेंस होता था। मुशर्रफ ए मुमालिक तो महालेखाकार, काजी ए मुमालिक तो मुख्य न्यायाधीश, नाम से पता चल रहा है, और बरीद ए मुमालिक राज्य समाचार एजेंसी के प्रमुख के रूप में भी जाना जाता था, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 31वें प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है गलत विकल्प का चयन कीजिए मुगल साम्राज्य से संबंधित विभाग के बारे में। दीवान ए बरीद, ये किससे संबंधित था? तो ये देखिए खुफिया विभाग से संबंधित था, ये गलत हो जाएगा।
दीवाने कजा तो न्याय विभाग सही है। दीवाने अर्ज तो सैन्य विभाग, ये भी ठीक है। दीवाने रसालत मुहातसिब, ये देखिए आपका विदेश मामलों का विभाग था, ठीक था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि दीवाने बरीद जो है वो आपका खुफिया विभाग से संबंधित है। ठीक बात है। बात करते हैं आपके 32 क्वेश्चन की। इस बार आपको देखिए सही विकल्प का चयन करना है। तो मक्खन में ये कह रहा है कि ग्लूटानिक एसिड होता है, गलत बात है। मक्खन के अंदर बेसिकली ब्यूट्रिक एसिड होता है, ठीक बात है। सोडा वाटर की बात करें तो इसमें कार्बनिक अम्ल यानी कि कार्बनिक एसिड होता है। पका हुआ केला, राइप बनाना की मैं बात कर रही हूँ, इसके अंदर मैलिक अम्ल होता है। और गेहूं में तो आप जानते हो कि ग्लूटेनिक होता है, जो कि वेट गेन करने का भी कारण कई बार बनता है और शुगर का भी स्पाइक करने का कारण बनता है। ठीक है, सही विकल्प पूछा है तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। 33 क्वेश्चन कह रहा है नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी जो आंकड़े आए हैं उसमें जैव विद्युत की स्थापित क्षमता की दृष्टि से किसकी बात कर रहा है, जो बायो पावर है वो भी इंस्टॉल्टेड कैपेसिटी जो है, ठीक है, उसकी दृष्टि से कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर है। तो देखिए जो जैव विद्युत यानी कि जो आपकी बायो पावर है उसमें अगर इंस्टॉल्टेड कैपेसिटी की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, देन कर्नाटक आता है, फिर तमिलनाडु आता है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पूछा है तो कर्नाटक आ जाएगा, तो इसका बी जो है आंसर हो जाएगा, राइट। 34 क्वेश्चन नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता की दृष्टि से पहले और दूसरे राज्यों के नाम आपको बताने हैं। देखिए ये डेट वाइज ना डाटा बदलता रहता है, तो लेटेस्ट डाटा आपके एग्जाम से जो पहले आया है बेसिकली वही मायने रखता है। करंट अफेयर की मैगजीन्स वगैरह भी इसको कवर करती हैं, तो डाटा को लेके कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, क्योंकि ये अलग अलग जगह पर अलग अलग दिया होता है। मेरी टीम जो है वो बेसिकली ऑथेंटिकेट सोर्स से पूरा सर्च कर तब डाटा आपके लिए लेकर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो पूछ रहा है कि जो आपका सोलर एनर्जी है, ठीक है, सोलर पावर जो है उसकी इंस्टॉल्टेड कैपेसिटी को लेकर, तो देखिए राजस्थान नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, फिर कर्नाटक है, देन तमिलनाडु है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा जगह, राजस्थान और गुजरात, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 कह रहा है नवीनतम खनिज डेटा के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट रिजर्व वाला राज्य कौन सा है। तो जो दूसरा सबसे बड़ा है वो देखिए आंध्र प्रदेश है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट। 36 क्वेश्चन की बात करते हैं। नवीनतम खनिज डेटा के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश कौन सा है। चीन देखिए नंबर 1 पर आता है सीमेंट की प्रोडक्शन में, और जो भारत है वो सेकंड नंबर पर आता है, तो यहाँ से भारत इसका आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन की बात करते हैं। नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार कपास के उत्पादन पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। देखिए जो कपास वाला डाटा है इसको लेके बहुत मतलब इधर उधर हो रखी है चीज़ें। अगर बात करूँ मैं एरिया की, तो एरिया में महाराष्ट्र पहले आ जाता है। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो गुजरात पहले आ जाता है, ये मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा था। लेकिन फिर मैंने भारतीय कपास निगम लिमिटेड की वेबसाइट चेक की, तो जो भारतीय कपास निगम लिमिटेड है उनका कहना ये है कि उत्पादक राज्यों में फर्स्ट नंबर पर अब महाराष्ट्र आ गया है। देखिए गुजरात और महाराष्ट्र आपस में ना इंटरचेंज होते रहते हैं, इसीलिए कंफ्यूज दिखाई देता है। लेकिन भारतीय कपास निगम लिमिटेड की वेबसाइट अभी महाराष्ट्र बोल रही थी जब मैंने चेक किया था, तो इसका आंसर सी यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा राज्य नवीनतम कृषि डेटा के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े अरहर तूर उत्पादक राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए अरहर तूर प्रोड्यूसिंग स्टेट टॉप की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना आते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना तीनों ही आते हैं, तो इसका जो है आंसर वो डी हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसने तो पूछा कौन सा नहीं आता। 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये भैया किस देश से इंस्पायर होकर हमने लिया है, आसान है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है, राइट। तो अनुच्छेद 44 ये नागरिकों के लिए समान जो एक संहिता है उसकी बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, सही बात है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, ये भी ठीक है। फिर अनुच्छेद 21 प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है वो आपका 21A में है, राइट। इसके बाद अनुच्छेद 50 तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी जो है, माफ कीजिएगा, सी जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर होना चाहिए था 21A। 41 क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन नहीं है? ये देखिए है रेटिनॉल। रेटिनॉल वसा में घुलनशील है, उसके अलावा बायोटिन, नियासिन, थायमिन ये जल में घुलनशील है। ठीक बात है। 42 क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का जो है आपको चयन करना है। 42 क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि किसी चीज की कमी से उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर डेफिशिएंसी हो किसी चीज की तो उसकी वजह से आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट हो सकता है। आपको सही विकल्प बताना है। क्लोरीन की कमी के प्रभाव से क्या होता है? देखिए क्लोरीन की जो कमी होती है इसकी वजह से भूख में कमी हो जाती है। गंधक की कमी के प्रभाव से देखिए क्या होता है, जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है बेसिकली वो नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें प्रोटीन की कमी दिखाई देने लगती है। तो ये यहाँ पे मैच हो जाएगा। पोटेशियम की कमी का प्रभाव होता है कि जो भूख है बेसिकली जो पोटेशियम की कमी है उसकी वजह से जो निम्न रक्तचाप है, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर ये हो जाता है। भूख की कमी तो क्लोरीन की कमी के प्रभाव से हो जाती है, ठीक है। और फिर जो फास्फोरस की कमी का प्रभाव है उससे दांत व हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प मतलब डी हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी सारे आपस में इंटरचेंज है, राइट। अब देखते हैं 43 क्वेश्चन। पूछा गया है कि स्वांगी कारक मूल का उदाहरण कौन सा है, यानी कि जो एसिमिलेटरी रूट्स होती हैं उसका एग्जाम्पल कौन सा है? आर्किड, अमरबेल, राइजोफोरा, सिंघाड़ा, ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए जो अमरबेल होती है वो चूषण मूल यानी कि सकिंग रूट का एग्जाम्पल है, और राइजोफोरा जो है श्वसनी मूल यानी कि रेस्पिरेटरी रूट का एग्जाम्पल है। अधिपादप या मूल जो है यानी कि जो एपिफाइट रूट है वो ऑर्किड जो है इसका एक एग्जाम्पल है, और सिंघाड़ा बेसिकली स्वांगी कारक मूल या एसिमिलेटरी रूट का एक आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 44 क्वेश्चन, गलत विकल्प आपको चयन करना है। कुछ रोग दिए गए हैं, वो किस कारण से होते हैं ये आपको बताया हुआ है। एंथ्रेक्स देखिए संक्रमित मांस के साथ संपर्क के कारण होता है। हैजा देखिए पानी या भोजन अगर दूषित हो तो उसकी वजह से होता है, और डिप्थीरिया वायु और प्रत्यक्ष संपर्क की वजह से हो जाता है। यहाँ पे सही गलत विकल्प पूछा हुआ है तो देखिए केवल एक ही जोड़ा हमारा गलत है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा। पेयर वाइज पूछा हुआ है कि भाई कितने पेयर गलत है कितने पेयर नहीं गलत है, ठीक बात है। 45 क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? तो देखिए हैजा होता है। इन चारों की बात की जाए तो 20 का आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कौन सी प्रकाशिक घटना इंद्रधनुष के दिखाई देने पर लागू नहीं होती, यानी कि वो कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना है जो अप्लाई नहीं होता जब रेनबो की अपीयरेंस होती है। तो देखिए अपीयरेंस ऑफ रेनबो में डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सारी ही जो ऑप्टिकल घटनाएं या प्राकर्षिक घटनाएं होती हैं। लेकिन जो विवर्तन होता है या फिर आप डिफ्रैक्शन कह दीजिए ये नहीं होता, और यही इसका आंसर जो है हो जाएगा बी, राइट। 47 क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिए कौन सा वो दृष्टि दोष है जिसको दूर करने के लिए द्विफोकली लेंस का यूज किया जाता है, यानी कि जो आपका बायोफोकल लेंस है उसको कौन सा आपका विजन करेक्ट करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। तो देखिए अबिंदुकता, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये सारे के सारे ऑप्शन सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो बायोफोकल लेंसेज हैं वो बेसिकली जो यूज होते हैं, मैं यहाँ पे लिखकर आपको बता देती हूँ, वो प्रेस बायोपिया जो इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए बेसिकली या इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी। 48 क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा उपकरण ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, यानी कि जो आपकी हीट एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है। तो डायनेमो देखिए आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है, यांत्रिक को विद्युत में। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में। कार की जो बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, यानी कि आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। भाप का इंजन देखिए क्या होता है, भाप से इंजन चलता है, यानी कि कहीं ना कहीं भाप जिसके अंदर ऊष्मा है वो ट्रेन को या भाप के किसी भी इंजन को धक्का देती है, उसमें गतिज ऊर्जा लेकर आती है। तो यही आंसर जो है इसका सही हो जाएगा डी, राइट। 49 क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करना है। 49 क्वेश्चन में देखिए सही विकल्प का चयन आपसे पूछा गया है। कुछ वैक्सीन या फिर कुछ चीजें आपको दी गई है, उनकी खोज किसने की थी ये आपको बताना है। तो एंथ्रेक्स वैक्सीन की खोज की थी लुई पाश्चर ने। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। कैल्शियम की जो खोज थी वो हम्फ्री डेवी ने की थी, और सेल न्यूक्लियस जो है रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, ठीक बात है।
50वां क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। पोटेशियम नाइट्रेट रॉकेट इंजन में ऑक्सीकारक के रूप में यूज होता है। सही बात है, जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो रॉकेट जो फ्यूल होता है उसमें ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड औद्योगिक सफाई अभिकर्ता के रूप में यूज होता है, ये भी ठीक है क्योंकि इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट इसको बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट ईंट निर्माण उद्योग में आद्रक अभिकर्ता के रूप में, ये देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि जो वेटिंग एजेंट है इन ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो बेसिकली कार्बोनेट है। इसमें से जो ये बाई वर्ड है ये बेसिकली हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए था, वो सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि सही विकल्प कौन सा है, तो पहला और दूसरा सही है, तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। इसमें पूछा गया है कि 4 पदार्थ दिए गए हैं, इनमें से पीएच मान के आधार पर बताइए सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है। तो जठर रस जो कि गैस्ट्रिक जूस होता है वो काफी ज्यादा एसिडिक होता है, यही आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन में देखिए बताया गया है कि भाई जो एल्युमिनियम सल्फेट है, जिंक क्लोराइड है, इनको और किस नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट को देखिए विट्रॉयल ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरिएट एसिड भी कहते हैं और कैल्शियम हाइड्राइड हाइड्रोलिथिक के रूप में भी जाना जाता है। जो बेसिकली चाइनीज व्हाइट है ये जिंक ऑक्साइड का नाम है, ना कि क्लोराइड का, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि ये किसका नाम है, चाइनीज व्हाइट यानी कि जिंक ऑक्साइड, तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक रीजन, एक क्षेत्र बताया हुआ है, ग्रासलैंड, घास के स्थल बताए गए हैं। किस क्षेत्र में घास के स्थल किस नाम से जाने जाते हैं ये आपको बताना है। उत्तरी अमेरिका में पेरी के नाम से, अफ्रीका में सवाना के नाम से, दक्षिण अमेरिका में पंपास और ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 54 क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा तटीय आर्द्र भूमि का उदाहरण नहीं है। तटीय पूछ रहा है यानी कि जो आपका कोस्टल वेटलैंड, तो देखिए तटीय का मतलब कहीं ना कहीं वो पानी जो है खारा होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, एस्चुरी, स्वच्छ पानी का स्प्रिंग, लेगून और मैंग्रोव। तो देखो स्वच्छ पानी, तट में स्वच्छ पानी, फ्रेश वाटर कहाँ से आ गया, आपको तो पता है वहां पे तो खारा पानी होता है। तो अगर आपको उत्तर नहीं भी पता है तो भी एक लॉजिकल रीजनिंग से, कॉमन सेंस से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, भैया स्वच्छ पानी का स्प्रिंग इसका आंसर होगा, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 कि किस सोर्स से मीथेन गैस की न्यूनतम मात्रा प्राप्त की जाती है। देखिए धान का खेत हो, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन हो, आर्द्र भूमि वेटलैंड हो, अपशिष्ट प्रणाली वेस्ट सिस्टम हो, इन सब से ही देखिए मीथेन गैस आप कह सकते हैं निकलती है। लेकिन जो न्यूनतम पूछा है वो हो जाएगा अपशिष्ट प्रणाली, क्योंकि बहुत ज्यादा निकलती है वेटलैंड से। इसके बाद नंबर 2 पे धान के खेत और फर्मेंटेशन से मीथेन गैस का सोर्स जो है होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा क्योंकि न्यूनतम पूछा हुआ है। 56 क्वेश्चन की बात करते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए किस राज्य में जो पवित्र उपवन होते हैं, सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है, ठीक बात है। इस तरह के प्रश्न देखिए पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में इनको गुम्फा वन ही कहते हैं, झारखंड में सरना कहते हैं, केरल में देखिए सारा कावू होता है, ठीक है, सरपा कावू भी इसको बोलते हैं, और जो कोविल काडू है देखिए तमिलनाडु भी ठीक है और बेसिकली पुदुचेरी भी ठीक है। तो गलत विकल्प यहाँ पे एक्चुअली कोई भी नहीं है क्योंकि कोविल काडू जो सेक्रेड ग्रूव्स है ये वर्ड जो है तमिलनाडु में भी प्रचलित है और ये पुदुचेरी में भी प्रचलित है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी करेक्शन थी। उसके बाद बात करते हैं 57 क्वेश्चन की, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, सही बात है। यहाँ पर देखिए औरंग नेशनल पार्क की बात की गई है। आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि जो राजीव गांधी नेशनल पार्क नाम था असम में, वो नाम ड्रॉप कर दिया गया है, अब उसको खाली औरंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। तो ये औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये देखिए असम में है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। पापीकुंडा राष्ट्रीय उद्यान ये आंध्र प्रदेश में ही है और मुल्लिन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में ही है, तो यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। 58 क्वेश्चन की बात करते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। बरनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, ठीक है, तो ये आप बताइए। देखिए जो ये है बेसिकली छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसके बाद रोलापोडू वन्यजीव अभ्यारण्य ये बेसिकली आपका आंध्र प्रदेश में है। फिर सीशा आर्किड वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और जो आपका लाओखोवो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये असम में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी जो है सही विकल्प हो जाएगा, राइट।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 59 क्वेश्चन। इसमें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, राइट। इसके बाद वैश्विक पर्यावरण आउटलुक यानी कि ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ये भी ठीक है। भ्रष्टाचार रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ये भी आपका क्या है? ठीक है। तो गलत विकल्प पूछा है तो इनमें से कोई भी नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। 60वें प्रश्न की बात करते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। रामसर आर्द्र भूमि स्थल, रामसर जो वेटलैंड साइट हैं उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो वधवाना आर्द्र भूमि स्थल है वो कहाँ पर है? तो ये देखिए गुजरात में ही है, ठीक है। अष्टमुडी वेटलैंड केरल में ही है। होकेरो की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। जो कांजली आर्द्र भूमि है ये दरअसल आपकी पंजाब में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। यही गलत है, तो यही आपका जो डी है आंसर हो जाएगा, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 61। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विषय या कौन सा सब्जेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9 के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, पंचायतें हो, नगर पालिकाएं हो, सहकारी समिति हो, ये आपका पार्ट 9A और 9B के अंदर कहीं ना कहीं आती है, ठीक है। लेकिन जो संघ राज्य क्षेत्र है ये बेसिकली आपका पार्ट 8 में आता है, 8वें नंबर पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। माफ कीजिएगा, ए टिक कर देते हैं। 62 क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि जो कौन सा सब्जेक्ट है इन चारों में से वो भारत शासन अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से नहीं लिया गया है। तो ये देखिए है द्विसदनवाद, ठीक है। जो बाइकैमरलाइजेशन है, बाइकैमरलिज्म है, ये बेसिकली ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है और यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, ठीक बात है। फिर 63 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? तो देखिए, जो आपके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है यानी कि जो आपके कल्चरल और एजुकेशनल राइट है वो आते हैं आर्टिकल नंबर 29 में और 30 में। तो यहाँ पे देखिए 29 दिया हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 64 क्वेश्चन की। अगेन आपका पॉलिटिक्स एक प्रश्न है। ये में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना था कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर स्थापित है? इनके सुप्रीम कोर्ट ने कब ये बात एस्टैब्लिश कर दी थी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बैलेंस पर टिका हुआ है। तो ये उन्होंने बोल दिया था मिनर्वा मिल्स मामले पे, जो कि 1980 में बेसिकली उन्होंने निर्णय दिया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर उन्होंने पूछा है कि किसको 52nd जो संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ईयर उन्होंने बेसिकली पूछा है। तो 1985 का जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को देखिए जोड़ा गया और इसको दल बदल कानून के रूप में भी जाना जाता है। 20 का आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि 66 क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो जल्दी बताइए, ये तो आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 211 सदस्य। सबसे पुराने सदस्य जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको बेसिकली संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, पहली बैठक ये थी, ठीक बात है। 67 क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 महीने से भी कम का समय लिया था। ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, याद कर लीजिएगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, राइट। 67 के बाद आंसर आपका क्वेश्चन हो जाता है 68। सही विकल्प का चयन करना है। मूल संविधान का जो हिंदी संस्करण था उसका सुलेख वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था, यानी कि कैलीग्राफी जो की गई थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की वो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा की गई थी। फिर SN मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे, यानी कि चीफ ड्राफ्ट्समैन थे हमारे SN मुखर्जी। तो आपको बताना कौन सा ठीक है, दोनों ही ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। 69 क्वेश्चन, कौन से प्रावधान संसद के विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधित किए जा सकते हैं? देखिए, मौलिक अधिकार हो या राज्य के निदेशक तत्व हो, दोनों के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, मौलिक कर्तव्य इसमें नहीं आते। तो पहला और दूसरा यानी कि जो ए है यहाँ पर बेसिकली सी है क्योंकि पहला और तीसरा आंसर होना चाहिए, है ना, माफ कीजिएगा। तो सी यानी कि पहला और तीसरा जो है हमारा आंसर
हो जाएगा। बात करते हैं 70 क्वेश्चन की। ये कह रहा है हरियाणा राज्य के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं, गलत विकल्प आपको बताना है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 7 है, नहीं 5 है। लोकसभा में सीटों की संख्या 11 है, नहीं ये भी 10 है। और विधानसभा में सीटों की संख्या 85 है, तो ये भी गलत है, 90 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि गलत विकल्प कौन सा है, तो उपरोक्त सभी क्या है, गलत है। सही वाला आंसर याद कर लीजिएगा। 71 क्वेश्चन में ये कह रहा है निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा वो किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान वजीर या दीवाने कुल के रूप में नियुक्त किया गया था। ये था बाबर के टाइम पे। ठीक है, तो बाबर इसका आंसर हो जाएगा। अकबर के टाइम पे कौन था, तो मुजफ्फर खान था। ठीक बात है, याद रख लीजिएगा। 72 क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने विजय शाही मुद्रा जारी की थी। तो जो विजय शाही मुद्रा है वो बीकानेर राज्य ने बेसिकली आप कह सकते हैं जारी की थी। अलवर अगर राज्य की मैं बात करूं तो उन्होंने रावशाही मुद्राएं जारी की थी। जैसलमेर की अगर बात की जाए तो डोडिया। और मेवाड़ राज्य देखिए जो जाना जाता है वो डब्बूशाही के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बीकानेर राज्य आपका आंसर हो जाएगा। 73 क्वेश्चन जो अवध में नवाब थे उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको। सफदरजंग है, शुजाउद्दौला है, आसफउद्दौला है, वजीर अली है। तो देखिए पहले तो आता है सादत खान, ये 1722 से 39 तक आता है। फिर सफदरजंग आता है 1739 से 54। फिर शुजाउद्दौला आता है 1754 से 75। असफउद्दौला आता है 1775 से 97। वजीर अली आता है 1797 से लेकर 98। और लास्ट में फिर सादत अली खान आता है 1798 से 1814। आपने मुझे ये बताना है कि अवध जो था वहां का लास्ट नवाब कौन सा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ से देखिए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए इसके बाद 74 क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे शासक दिए हुए हैं, यहाँ पे राज्य दिए हुए, सही विकल्प का आपको चयन करना है। राणा हमीर संबंधित है मेवाड़ से। राणा चुंडा जो है संबंधित वो है मारवाड़ से। बाज बहादुर जो है वो मालवा से संबंधित है। और कुतुब शाह गोलकुंडा से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है सही आंसर हो जाएगा। राइट। 75 क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा यात्री 15वीं शताब्दी के दौरान भारत आया था। तो देखिए जो अल बरूनी है वो तो 11वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, जो अब्दुल रज्जाक है यही 15वीं शताब्दी में आया था। सुलेमान 9वीं जो सेंचुरी थी उसमें। और इब्न बतूता कहीं ना कहीं 14वीं सेंचुरी में आया था। तो यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, अब बात करते हैं 76 क्वेश्चन की। पूछ रहे हैं कौन सा जो दर्रा है वो तिब्बत से जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए चांगला दर्रा, ठीक है, उसके बाद आपका शिपकिला दर्रा और मुलिंगला दर्रा, ये तीनों ही कहीं ना कहीं तिब्बत से जुड़े हैं। जो चाणकन दर्रा है वो बेसिकली आपका म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश के साथ जोड़ता है और तिब्बत से लेना देना नहीं है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 क्वेश्चन, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो पर्वत शिखर की पहले बात करते हैं। कलसूबाई ये किससे संबंधित है, तो ये देखिए महाराष्ट्र से संबंधित है। और उसके बाद जिंदगड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। महेंद्रगिरी उड़ीसा से और दोदा बेटा तमिलनाडु से, तो आंसर हो जाएगा बी। राइट। 78 क्वेश्चन, जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है वो किस अफ्रीकी देश से होकर नहीं गुजरती है। यानी कि जो आपका प्राइम मेरिडियन था वो किस अफ्रीकन कंट्री से होकर नहीं गुजरता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये बेसिकली 5 अफ्रीकी राज्यों से होकर गुजरती है। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोंगो। तो इसमें नाइजर का नाम नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो देखिए जो भारतीय मानक मध्याह्न रेखा है या फिर इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन पास है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन जो है वो पास होती है किन स्टेट से, तो 5 से होती है, यूपी, एमपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी कि इन 3 में से कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं, डी का आंसर हो जाएगा। राइट। फिर 80 क्वेश्चन की बात करते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर कुछ स्टेट या यूनियन टेरिटरी दी गई है, यहाँ पे उनकी राजकीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है। तो केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज है देखिए मलयालम। लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज अगेन मलयालम है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु है और कर्नाटक में कन्नड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखकर बताइए कौन सा विकल्प आपका सही बैठ रहा है। आपका ये लक्षद्वीप है, इसके सामने मलयालम पड़ रही है और यही ठीक भी है। ठीक है, तो केरल की मलयालम हो गई, लक्षद्वीप की मलयालम हो गई, आंध्र प्रदेश की तेलुगु और कर्नाटक की कन्नड़। तो आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया।
ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 81। निम्नलिखित में से कौन सी वो दो सिटी हैं जिनके बीच में स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे की लंबाई सबसे ज्यादा है? देखिए दिल्ली मुंबई के बीच की जो लंबाई है वो 1419 किलोमीटर है। मुंबई चेन्नई के बीच की लंबाई 1290 किलोमीटर है। कोलकाता चेन्नई के बीच में 1684 किलोमीटर है और दिल्ली कोलकाता में 1453 किलोमीटर है। तो सबसे ज्यादा कौन से वाला है? 1684, जो कि कौन सा है? कोलकाता और चेन्नई। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा सी। ठीक बात है। बात करते हैं 82 क्वेश्चन की। कह रहा है कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, भारत के रेलवे जोन और उनके जो मुख्यालय हेडक्वार्टर बताए हुए हैं। तो दक्षिण का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में है, सही बात है। और उसके बाद अगर बात करें पश्चिम का, तो मुंबई चर्च गेट है, ये भी ठीक है। उत्तरी का देखिए न्यू दिल्ली है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और पूर्वी का कोलकाता ही है, तो सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 83 क्वेश्चन। किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र की तटीय रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है? इन चार में से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर बात करें अगर गोवा, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो तटीय रेखा है, जो हाईएस्ट लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन है, वो पश्चिम बंगाल की है। ठीक बात है। 84 क्वेश्चन। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। कुछ राज्य है, यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स है। कौन सा किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो गुजरात अक्री मोटा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर बगली हार हो जाएगा, कर्नाटक जो है कृष्णा राज सागर हो जाएगा, और जो सबरी गिरी है, ठीक है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? केरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बगली हार है, ये मैंने आपको भी क्या बताया? ये जम्मू कश्मीर बताया। ठीक है, तो यानी कि यही गलत है, तो बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, गुजरात अक्री मोटा, बगली हार जम्मू कश्मीर, कृष्ण राज सागर कर्नाटक और शबरीगिरी केरल, इनको याद कर लीजिएगा। 85 क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नदियां दी हुई हैं और उनसे रिलेटेड बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो राइन नदी रोटरडैम नीदरलैंड, ठीक है, उसके बाद एल्ब तो हम्बर्ग जर्मनी, और सीन जो है आपकी मॉर्शले फ्रांस है, और जो न्यू ऑरलियंस जो है लुसियाना, ये बेसिकली मिसिसिपी नदी पर है। कहाँ पर है? मिसिसिपी पर। ये गलत हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा डी। 86 क्वेश्चन। कह रहे हैं हरियाणा का जो लेटेस्ट बजट है उसके अनुसार भाई किस क्षेत्र ने, किस सेक्टर ने हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक का योगदान दिया था? देखिए सबसे कम योगदान जो दिया है वो एग्रीकल्चर ने दिया है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, और सबसे ज्यादा योगदान देने वाला सेक्टर है सर्विस यानी कि सेवाएं। सी आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस आपका जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना है? मौजूदा कीमतों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, हरियाणा के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बताइए कितना है? तो जी हाँ, ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? तो ये 9,94,195 करोड़ रुपए, राइट। चलिए, फिर ये कह रहा है अगेन फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए राजस्व घाटा यानी कि जो आपका बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना होने का अनुमान है? तो ये देखिए 9,774 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 89 क्वेश्चन। हरियाणा राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान की सीमा को टच नहीं करता है? देखिए राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं हरियाणा के, वो है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह। तो यानी कि फरीदाबाद, बी जो है आंसर आ जाएगा। 90 क्वेश्चन। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो 4 जिले हैं वो है फरीदाबाद, फिर गुड़गांव, देन पानीपत और पलवल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर वाला गुड़गांव। ठीक बात है, ए इसका आंसर हो गया। 91 क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन कीजिए। हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित जो एशिया कप 2022 हुए थे उसमें भारत ने रजत पदक जीता है। देखिए जो मैं आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ, ये जो मेंस हॉकी एशिया कप हुआ था उसके कंटेक्स्ट में बता रही हूँ। मैं रिपीट कर देती हूँ, इंडोनेशिया के जकार्ता में जो मेंस हॉकी एशिया कप हुआ था इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भारत ने देखिए सिल्वर नहीं बल्कि जो थर्ड पोजीशन है, सिल्वर मतलब सेकंड पोजीशन, जबकि इंडिया ने जो है थर्ड पोजीशन प्राप्त की थी। तो ये गलत हो जाएगा। और मई माह में भारत सरकार ने 1.41 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन मतलब बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। 92 क्वेश्चन। 92 में अगेन सही विकल्प बताना है। वेस्ट इंडीज के जो पूर्व कप्तान है डेरन सेमी
इनको हाल ही में सितारे पाकिस्तान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक बात। राजेश गिरा को हाल ही में क्रमिक मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि जो आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर था उनके महानिदेशक के रूप में, डायरेक्टरेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय जो निर्यातक हैं और विदेशी खरीदार हैं उनके लिए पहला अपनी ही तरह का ऑनलाइन मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया। ये किसने किया है आपको ये बताना है। तो ये बेसिकली देखिए जो किया गया है ये आपका जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यानी कि आपका कौन सा आंसर, बी जो आंसर है वो हो जाएगा। ये बिजनेस टू बिजनेस, B2B टाइप का एक प्लेटफॉर्म रहेगा, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। तो बी आंसर हो गया। इसके बाद 94 क्वेश्चन, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। पहले देखिए उन्होंने 91% बताया था, अब उन्होंने घटाकर 8.8% ये कर दिया है, तो डी आंसर आ जाएगा। 95 क्वेश्चन, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन लेजिस्लेचर, इसका उद्घाटन किसने किया था। तो ये राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था, तो रामनाथ कोविंद, यानी कि बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको देखिए चयन करना है। क्या करना है, गलत विकल्प बताना है। हाल ही में भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिनका नाम है विनोद राय, उन्हें नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माय इनिंग्स इन द BCCI नामक पुस्तक लिखी है। सही है बिल्कुल। संरचनात्मक जीव विज्ञानी और पद्मश्री विजेता M विजयन का हाल ही में क्या है, निधन हो गया है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, गलत पूछा है, दोनों सही है, डी आंसर हो जाएगा। राइट। 97 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा है कि एलन थॉम्पसन हेरा को 2022 लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, वो जैमेका से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इसके बाद 98 क्वेश्चन, इस बार आपको गलत विकल्प बताना है। हाल ही में अजय श्रीनिवासन को आदित्य बिड़ला के कैपिटल का नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में देखिए जो विशाखा मूले हैं, कौन है, विशाखा मूले हैं, नाम याद रख लीजिएगा, उनको बेसिकली आदित्य बिड़ला के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। हाल ही में AP अब्दुल्ला कुट्टी को भारत की हज समिति का अध्यक्ष चुना गया है, ये ठीक है, गलत विकल्प बताना था, पहला गलत है, ए आंसर हो जाएगा। राइट। 99 क्वेश्चन, मारियो मार्सेल को हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, तो वो है चिली के, ठीक है। तो सी इसका आंसर जो है हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये देखिए विशाखापत्तनम में किया गया, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज थोड़ी तारीफ कर दीजिएगा, और बाकी ये सब काम कीजिए ना कीजिए, पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।